नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस फाइट चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनलिज़म। आज रीजनलिज़म पे बात करेंगे दोस्तों। ये जो रीजनलिज़म का कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे तो ये जीएस मेंस यूपीपीएससी पेपर 1 का टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने काफ़ी जो टॉपिक्स हैं जीएस पेपर 1 के वो कवर किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखें उन्हें तो देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि पीसीएस फाइट चैनल ही एकमात्र चैनल है जो आपको मेंस के लिए केटर कर रहा है मटेरियल। सो शुरू करते हैं दोस्तों। जो रीजनलिज़म है, रीजनलिज़म क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखो, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन। अपना जो रीजन है, अपना जो एरिया है, उसके प्रति स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अगर बात करें, लोग अपने को स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर बिहारी है, बिहार का है, अगर वो दिल्ली मुंबई वहाँ अगर जाके काम कर रहा है, राइट, तो वहाँ पे जो अपने स्टेट के लोग हैं उससे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। मतलब जो दिल्ली में बिहार के और लोग रह रहे हैं ना, उससे उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू वहाँ के जो लोकल लोग हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं अलग अलग राज्य के लोग अपने राज्य को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनके लोगों के साथ ज़्यादा मिलते हैं जब वो किसी दूसरे राज्य जाते हैं। यही चीज़ अगर हम लोग इंटरनेशनल पटल पे बात करें, सो कोई भी अगर इंडियन है, मान लो कि हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो फ्रांस में कोई इंडियन रह रहा है, सो वहाँ पे जो इंडियन रह रहा है, भले कोई स्टेट का हो इंडिया में, लेकिन वो बीइंग एन इंडियन है ना, भले वो साउथ इंडिया का हो, भले वो नॉर्थ इंडिया के लोग हो, लेकिन फ्रांस में तो अगर दो इंडियंस हैं तो अपने आप को इंडियंस के तौर पे पहचानेंगे, ना कि किसी स्टेट स्पेसिफिक। तो वहाँ पे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रीजनलिज्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन रीजन। हमेशा के लिए आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो रीजनलिज्म बनता है, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सो ये सब समझिए ध्यान से, याद रखिए। हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कोई और चैनल आपको मेंस के लिए, पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए मेंस का कुछ नहीं पढ़ाएगा कोई, ठीक। और यहाँ पे मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जूम पे ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं। इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो चलिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया। क्या क्या कारक हैं जिसके तहत रीजनलिज्म डेवलप होता है। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। दोस्तों अभी जो इससे पहले आप लोग ने एग्जाम्पल देखा, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर का ही एक एग्जाम्पल रहा। हम लोग जानते हैं इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। अब ये डाइवर्सिटी हर जगह देखने को मिलती है। सो हम लोग अगर ज्योग्राफिकल बात करें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे प्लेन्स हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, लोगों की लाइफस्टाइल अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, फूड हैबिट्स अलग है। सो ये चीज़ अपने को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से, राइट। जो हिली रीजन को बिलोंग करते हैं, हिमालय पे जो लोग निवास करते हैं, वो कोल्ड और हाई अल्टीट्यूड में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही जो जंगल में रहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइब्स हो गए, वो फूड, शेल्टर और अदर नीड्स के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। सो उनकी अलग एक पहचान हो गई। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर किस तरीके से रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए हिस्टोरिकल फैक्टर की, इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर हम लोग एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरा जोड़ सकते हैं। एशियंट में बात करा जाए तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं, अशोक के टाइम पे इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी हुआ था, सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी हुआ था। इनके छत्र छाया में पूरा का पूरा भारत का एकीकरण हुआ था। ऐसे ही साउथ में हम लोग देखते हैं कि कई इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुए, चोल, पांड्या, सातवाहन, ये सब ने एकीकरण किया, तो लोग इनके नाम से जाने लगे। इसके बाद लिंग्विस्टिक फैक्टर की अगर बात करी जाए, सो लिंग्विस्टिक फैक्टर ओके, अगर ये एशियंट देख लिया, मेडिवल में अगर आप लोग समझना चाहो तो मेडिवल में आप लोग को पता होना चाहिए कि जब इंडिया में अलग अलग राजा लोगों ने रूल किया। सो मेडिवल इंडिया में ज़्यादातर जिन्होंने रूल किया, दे बिलोंग टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इस्लाम। तो ये केवल अकबर के टाइम पे हुआ, जब इंडिया फिर से वापस पूरी तरीके से एकीकृत हुआ, बड़े पैमाने पे इंडिया का एकीकरण हुआ, राइट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बड़े पैमाने पे अकबर ने एक छत्र राज किया एक तरीके से। इसके बाद कई स्मॉलर प्रोविंसेस हुए जिनकी खुद की ऑटोनॉमी थी, खुद का कल्चर था। फॉर एग्जांपल राजपूत वगैरह हो गए, ठीक। सो यहाँ पे भी यहाँ के लोग
उस तरीके से पहचानने लगी, हम राजपूत हैं, हम राजपूत क्लैन हैं। सो इस तरीके से। इसके बाद यही चीज़ आगे जाके जब ब्रिटिश रूल आता है तो भारत पूरा का पूरा पॉलिटिकली यूनाइटेड होता है, राइट। सो ये चीज़ हो गया हिस्टोरिकल फैक्टर। लिंग्विस्टिक फैक्टर की अगर बात करी जाए, सो हम लोग जानते हैं भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो अपने यहाँ पे तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोर देन 29 लैंग्वेजेस आती है, जिसमें अराउंड 1700-1800 मदर टंग्स अलग अलग हैं। तो ये इतनी ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। तो लिंग्विस्टिक फैक्टर हो गया। इसके बाद रिलीजियस फैक्टर अपने आप समझ में आता है, अलग अलग धर्म के लोग अपने को अलग अलग उससे जोड़ते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान पहले एक हुआ करता था। ये रीजनलिज्म में जो रिलीजियस डायमेंशन आया है वो जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो आपको ये पूरा कहानी पता होगी। इसी के चलते कई अलग अलग ग्रुप्स भी सामने उभर के आए, जिनमें से एक ग्रुप है खालिस्तान। आपने नाम सुना होगा खालिस्तान, अलग पंजाब मांग कर रहा है, अलग पंजाब की, और इसको सपोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। बहरहाल पॉलिटिकल फैक्टर की अगर बात करी जाए तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें रीजनलिज्म देखने को मिलता है। सो यहाँ जैसे होती है नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज़। नेशनल पार्टी बड़े पैमाने पे अलग अलग राज्यों में रूल करती है। नेशनल पार्टी जो होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ये सब हो गए नेशनल पार्टी। फिर अगर वहीं बात करी जाए रीजनल पार्टीज़ की, तो ये अपना रीजन के हिसाब से वहाँ की डिमांड उठाते हैं। तो ये एक रीजन स्पेसिफिक है पार्टी, एक सिंगल स्टेट में हो सकती है। जैसे तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल की, शिवसेना महाराष्ट्र की, ये और किसी राष्ट्र में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लोकल ही इश्यूज उठाते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया रीजनलिज्म के लिए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? अच्छा, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करी जाए, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा खासा हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। वहीं पे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अपने को इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, बहुत ही अभी कह सकते हैं एक तरीके से पिछड़े हैं, राइट, दे लैक डेवलपमेंट। सो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहीं अगर आप इसको कंपेयर करो दिल्ली और महाराष्ट्र, गुजरात से, तो आपको एक स्टार्क कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। सो ये भी रीजनलिज्म को प्रमोट करता है। एथनिक फैक्टर की अगर बात करी जाए तो भारत में बहुत ज़्यादा एथनिक डिफरेंसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे जो नागालैंड में नागाज हैं, उनमें भी मोर देन 300 सब कैटेगरीज है। तो राइट, अगर उनमें ही इतनी ज़्यादा सब कैटेगरीज है तो सोचिए जो और अदर ट्राइब्स हैं उनमें कितना ज़्यादा एथनिक डिफरेंसेस होंगे। तो ये भी रीजनलिज्म को प्रमोट करता है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा इशू होता रहता है। नागालैंड वगैरह में देखोगे तो रीजनलिज्म का इशू काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कल्चरल फैक्टर्स या आप रिलीजन के साथ भी जोड़ सकते हो। तो होता क्या है कि जब कोई अलग कल्चर का इंसान दूसरे कल्चर से मिलता है, तो अगर उनमें ट्यूनिंग नहीं सही बैठती है तो वहाँ पे क्लैशेस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, राइट। फिर इसी में कास्ट सिस्टम भी जोड़ सकते हो। कास्ट सिस्टम, कास्ट वाला तो सब लोग जानते हैं किस तरीके से अपने को पहचानते हैं, राइट, कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो फैक्टर्स आई थिंक बहुत डिटेल में हो गया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। फिर अब ये क्वेश्चन है, इज रीजनलिज्म अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? सो इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों, रीजनलिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं, तो इसको एक चश्मे से मत देखिएगा कभी। तो जैसे अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए एंटी बिहारी इंस्टांस जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, जो बिहारी लोगों के प्रति नेगेटिव भाव रखती है कि मतलब इन लोग को महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं काम करना चाहिए। यूपी बिहार के लोग यहाँ पे आके महाराष्ट्र के जो जनता है उनकी जॉब छीन रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये नेगेटिव स्टांस है रीजनलिज्म का। वही खालिस्तान वाला मैंने आप लोग को ये पहले ही से समझा दिया। इसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है रीजनलिज्म को लेके। अलग अलग बताते हैं कि हम इसका डेवलपमेंट करेंगे, हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद रीजनल मूवमेंट्स कई चलाए गए। अब ये देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, समझिएगा। रीजनल मूवमेंट्स हैव हेल्प द आर्ट एंड कल्चर ऑफ मेनी नेग्लेक्टेड रीजन। सो कई बार क्या होता है, जैसे कई ट्राइबल मूवमेंट्स अगर चल रहे हैं, कोई लोग अपनी मांग सामने रख रहे हैं, तो ये लोकल वहाँ का जो आर्ट और कल्चर है उसका उपयोग करके अपनी बात रखते हैं, तो वो भी सामने आता है। जैसे मीडिया उसको कवर कर रही है तो वो सामने आएगा, सब जानेंगे कि अच्छा ये यहाँ की आर्ट फॉर्म है, ये कल्चर है, राइट। सो ये इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, नेग्लेक्टेड रीजन्स के जो अभी तक रहे हैं, जो सामने नहीं आ पाए। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड ट्राइबल आइडेंटिटी, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, भाई रीजनलिज्म है। तो इसी के चलते इनकी जो यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी अभी तक मेंटेन है। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार में आप लोग को पता होना चाहिए
कि कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अभी तक ह्यूमन के कांटेक्ट में आए नहीं हैं, वो अपने को अलग ही रखते हैं, राइट। सो ये ज़रूरी भी है, इस तरीके का रीजनलिज्म उनकी जो यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करे हुए है। सो वे फॉरवर्ड अगर समझा जाए तो क्या है, देर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। तो अगर रीजनलिज्म को आपको कम करना है तो आपको सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। जो पिछड़े एरियाज़ हैं, जैसे अभी हम लोग ने देखा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सारे जो राज्य हैं, यहाँ पे अधिक व्यय करना होगा हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। सो ये सारी बातें हो गई। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ करनी होगी जिससे माइग्रेशन कम हो दूसरे राज्यों में। फिर नीति आयोग का जो गठन किया गया बहुत ही ज़बरदस्त है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करती है, और यहाँ पे जो डेलिब्रेशन डिस्कशन होते हैं वो सारे राज्यों के साथ मिल के होते हैं। इसके बाद सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, अगर हमारे नेशनल एजुकेशन में थोड़ा सेंसिटिविटी लाई जाए, समझाया जाए, अप्रिशिएट करना सिखाया जाए सबको कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया में इतनी ज़्यादा, ये सब लोग समझ सकें, राइट। कि वहाँ स्टार्टिंग से ही बच्चों को बताया जाए कि जो ये जो रीजनल फीलिंग्स हैं, एक नेशन के प्रति अटैचमेंट है, नेशनलिज्म की भावना, वो सब लाया जाए, जिससे कि सब नेशनलिज्म जो प्रॉब्लम है इससे दूर रहा जा सके। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है अपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। सो ये सारी कुछ बातें हैं, आप लोग को आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा आराम से, इसके नोट्स सबको बनाने हैं, नोट्स बनाइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पर आप लोग अपने नोट्स सेंड कर सकते हो। थैंक यू।